एक्सपेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन, पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब फैलना। ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड करोगी तो क्या आएगा कि हीट के द्वारा किसी चीज़ का फैलना या मैटर का फैलना। मैटर क्या है तुम्हें पता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हीट के द्वारा अगर हम हीट करते हैं तो कोई वो एक्सपेंड करती है, बढ़ती है, तो उसी को कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड और गैसेस, ये फैलती हैं एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एक्सपैंड का उल्टा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर गर्म करोगी तो वो दूर पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो दूर दूर भागते हैं, इस वजह से वो एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा। और अगर ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आते हैं, इसकी वजह से वो सिकुड़ जाएगा। Their thermal expansions and contractions are usually small and are not noticeable। कह रहे होता तो है लेकिन छोटा होता है, यानी कम होता है, जिससे कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, ढंग से देख नहीं पाते। समझ में आ गया? जबकि these expansions and contractions are important in our daily life। भले हम नोटिस नहीं कर पाते, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में होना इनका ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है, व्हाट इज़ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये समझते हैं कि द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन मैटर, यानी मैटर में जो एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड होता है किसके कारण, तो ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब होगी उसके कारण ना। तो वही लिखा है कि ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा कि द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन मैटर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, अब आगे, थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ। अब थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ जाना, तो किस चीज़ का बढ़ जाना, तो लेंथ का बढ़ जाना, विड्थ का बढ़ जाना, और थिकनेस का भी बढ़ जाना। तो अगर तुम ध्यान से समझो, तुम्हें पता है कि अगर एक वायर है, ठीक है, वायर है, तो वायर में केवल लेंथ होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो लेंथ उसका बढ़ जाएगा। और अगर सपोज ऐसा पेज टाइप का है जिसमें लेंथ और विड्थ है, दैट इज़ एरिया, तो एरिया बढ़ जाएगा। और अगर तीनों ही है, लेंथ विड्थ और थिकनेस या हाइट तीनों है, तो इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा। आए समझ में? तो इसी के आधार पे कि लेंथ है या एरिया है या वॉल्यूम है, इसी के आधार पे एक्सपेंशन भी तीन टाइप के होते हैं। आगे समझते हैं उसको। तो देखो क्या लिखा है कि वेन एवर एनी सब्सटेंस, यानी जब भी कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम गर्म करते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है ना गैस वगैरह का। जबकि इन केस ऑफ सॉलिड्स, अगर सॉलिड की बात करें, विच हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, ये तो पता है ना कि सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। We can consider expansion in length और expansion in area for our own convenience। ठीक है, अब सॉलिड के हम वॉल्यूम की वैसे बात नहीं कर पाएंगे कि वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, तो हम सॉलिड के लिए केवल जो है अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस मतलब सुविधा, तो अपनी सुविधा के लिए हम केवल लेंथ और एरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं सॉलिड में। समझ में आ गया? होता तीनों है। अब आगे, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि लेंथ है या एरिया है या वॉल्यूम है, उसमें एक्सपेंशन के आधार पे तीन टाइप का एक्सपेंशन होता है, तो वो समझते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड, सॉलिड का लेंथ बढ़ जाता है हीट के कारण, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन आई बात समझ में? किसके लिए है लीनियर एक्सपेंशन, किस में होगा,
सॉलिड में, क्योंकि लाइन जो है, काइंड ऑफ लाइन या लेंथ सॉलिड में ही होता है। पानी का कौन सा लेंथ होगा? पानी का कोई लेंथ होता है? नहीं होता है। गैस का कोई लेंथ होता है? नहीं होता है। तो ये वर्ड किसके लिए यूज होता है लेंथ? सॉलिड के लिए। तो दिस इज फॉर सॉलिड। अब सुपरफिशियल, सुपरफिशियल या इसी को एरियल भी कहते हैं, एरियल, एरिया, ठीक है। तो क्या है? द इंक्रीज इन एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का एरिया बढ़ जाता है गर्म करने पर, इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? क्या है सुपरफिशियल एक्सपेंशन? तो जब एरिया में इंक्रीमेंट होता है हीट करने पर, तो दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर एरियल भी बोलते हैं। कभी कभी किसी अन्य बुक में जब पढ़ोगी तो वहाँ एरियल एक्सपेंशन भी लिखा रह सकता है, ठीक। अगला क्या है? क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो द इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्यूब वर्ड किसके लिए यूज होता है? वॉल्यूम के लिए। तो इसीलिए लिखा है कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस देखो, ऊपर जो है साफ साफ मेंशन किया है कि ये दोनों सॉलिड के लिए है, और ये वाला किसके लिए? सब्सटेंस। यानी ये तीनों के लिए हो सकता है। वॉल्यूम तो सबके लिए होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए। ये चीज़ ध्यान देना। तो क्या है? द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड, अगेन जब हीट करते हैं तो क्या कहलाएगा? क्यूबिकल एक्सपेंशन इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? तो जैसे एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन में ये लिखा है ना, व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड, यानी जब हीट करते हैं। इसी का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी ये पूरा लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, सुपरफिशियल कॉन्ट्रैक्शन या क्यूबिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन के केस में हो जाएगा अगर हम ठंडा करते हैं तो। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? अगला क्या है? हम्म तो आगे बात करते हैं, क्या है? ग्रेवसैंड्स रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेवसैंड्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सच में एक्सपेंशन होता है और कैसे होता है, उसी चीज़ को दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसमें है कुछ नहीं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है कि एक ऑपरेटस है, ये इसको ऑपरेटस बोलते हैं, ये पूरा स्टैंड वाला हिस्सा। और यहाँ पे ये लटका हुआ है, देखो यहाँ पे एक रिंग है, रिंग यानी छल्ला, मेटल का ही होता है। और ये मेटेलिक बॉल है, कॉपर का बॉल। अब बॉल समझ लो, लोटा समझ लो, कुछ भी ऐसे समझ में आ गया, गोल सा ऑब्जेक्ट। तो ये मेटेलिक बॉल है। तो इसमें देखते क्या है कि पहले जब बॉल नॉर्मल टेम्परेचर पर था, अपने जैसे रूम टेम्परेचर पर था, ठीक है, यानी हीट वूट कुछ नहीं किए थे, तो ये बड़े आराम से इस रिंग से पार हो जाता था, ऊपर नीचे पार हो जाता था, ठीक। उसके बाद में क्या किए कि बॉल को हीट कर दिए। तब जब बॉल को हीट कर दिए तो उसके बाद में अब ये पार नहीं होता, अब ये पार नहीं होता, ठीक है, आकर के यहाँ फंस जाता था, यहाँ पे ऐसे फंस जाता था, पार नहीं होता। तो इससे क्या अनुमान लगा? तो इससे यही अनुमान लगा कि हीट करने से पहले तो आराम से पार हो जाता था, हीट करने के बाद में ये नहीं पार हो रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया, जिसके कारण ये पार नहीं हो पा रहा है। आए समझ में? तो देखो क्या लिखा है, अब ये वही है कि अ रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉल। मेटल का बॉल होता है, क्योंकि हमें देखना है ये चीज़। नॉन मेटल वगैरह रहेगा तो पिघल जाएगा, कोई बात ही नहीं होगी। मेटल बाई सस्पेंडेड बाई अ मेटल चेन, ठीक, पूरा मेटल ही है, ताकि अगेन वही चीज़ जैसा कि बोला कि मेटल रहेगा तो अच्छा रहेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ा, नहीं तो नॉन मेटल रहेगा तो पिघल जाएगा, जो पर्पज़ है वो नहीं सॉल्व होगा। तो मेटल चेन कनेक्टेड टू अ मेटल स्टैंड, मेटेलिक स्टैंड है पूरा। अ रिंग इज कनेक्टेड टू द स्टैंड, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक रिंग है जो कनेक्टेड है, ठीक। अब आगे क्या लिखा है? द एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ बॉल, बॉल का डायामीटर, डायामीटर पता है ना, यहाँ ये पूरा लेंथ,
तो द डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ बॉल एंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द रिंग। रिंग का इंटरनल डायमीटर क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर से पास करेगा ना, तो उसका हमको केवल अंदर अंदर का डायमीटर चाहिए। आर ऑलमोस्ट द सेम, कैसे हैं? लगभग सेम है, जिससे कि सो दैट, तो ये चीज़, तो वही लिखा है कि डायमीटर जो दोनों के ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि बॉल कैन इजीली पास थ्रू द रिंग एज सोन इन फिगर। तो फिगर में हम देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब आगे क्या कहा? हीट द बॉल ऑन अ बुनसन फ्लेम। बुनसन फ्लेम पता ही है, ये है तुम्हारा बुनसन फ्लेम। बुनसन बर्नर ये होता है, बर्नर आग जलाने के लिए, और इसकी जो आँच होती है, इसकी आँच की खास बात ये होती है कि ज़्यादा ये फैलती नहीं है, मतलब वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़, तो वही कह रहा है कि बुनसन फ्लेम पर 2 मिनट के लिए बॉल को हीट करें बाई होल्डिंग बॉल फ्रॉम इट्स चेन, ठीक है, अलग इसको पकड़ के ऐसे चेन सहित ऐसे बगल में यहाँ पे हीट करना है, ठीक। यहीं पे रख के हीट करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, रिंग भी तो हीट हो जाएगी फिर। तो इसको अलग से ऐसे चेन सहित यहाँ हीट कर लेंगे और रिंग को यहाँ पड़ा रहने देंगे, वही चीज़। फ्रॉम इट्स चेन ट्राई टू पास इट थ्रू द रिंग। अब जब हीट हो गया है तो अब उसको हम रिंग से पास करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखा जाता है कि इट इज सीन दैट द बॉल डज नॉट पास थ्रू द रिंग। तो वही क्या, कि देखा जाता है कि ये बॉल जो है रिंग से पास नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि वी कंक्लूड दैट द सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग व्हेन। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष, ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जो सॉलिड है वो गर्म करने पर फैलता है, और जब बॉल ठंडा हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। अब बताया था ना कैसे आप रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि बॉल ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो इसकी एनर्जी जो है ज़्यादा से कम की तरफ भागेगी। इसका मतलब हीट निकल के किधर जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो धीरे 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 एटमॉस्फेयर के यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा ठंडा होते होते, जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर। आए समझ में? अगला फिर क्या है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट बॉल अगेन पासेस थ्रू द रिंग। तो जब रूम टेम्परेचर पे आ गया ठंडा होते होते, तो फिर टेम्परेचर लो हो गया और अब फिर से पास होने लगेगा। आए समझ में? तो वही लिखा है कि दिस प्रूव्स, यानी यहाँ से सिद्ध होता है कि सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग एज वेल, ठीक है। हीट करने पे एक्सपैंड होता है और ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, सिकुड़ जाता है। समझ में आ गया? ठीक। अब आगे क्या लिखा है कि टू प्रूव इक्वल लेंथ्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इक्वल लेंथ है यानी दो बराबर साइज के हम अलग अलग सॉलिड ले लिए, ठीक, अलग अलग सॉलिड ले लिए। अब उनको जब हीट करते हैं तो ये देखा जाता है कि उनमें जो एक्सपेंशन होता है वो अलग अलग लेंथ पे होती है। आई बात समझ में? इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के सॉलिड की, पता है ना, डिफरेंट टाइप सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है, जिसके कारण वो हीट एनर्जी भी कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कोई कम एब्जॉर्ब करेगा। उसी के अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, कोई कम एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो वही चीज़, तो क्या लिखा है ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है कि टेक अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी कि पट्टी, ऐसी स्ट्रिप या पट्टी जिसमें दो मेटल लगे हो, जिनमें दो मेटल यूज हुआ हो। आए समझ में? हैविंग सिमिलर स्ट्रिप्स ऑफ ब्रास एंड आयरन। तो यहाँ पे देख सकती है, ये ऊपर वाला किसका है, ये साइड वाला किसका है? तो ये ब्रास है और ये आयरन है। ब्रास यानी कि कॉपर समझ लो एक सेकंड के लिए कि ये कॉपर है और ये आयरन है, ठीक है।
रिवेटेड टुगेदर फर्मली along with a wooden हैंडल। तो इनको जो है लकड़ी के हैंडल पे अच्छे से कस के रिवेट किया गया है, जिससे कि स्ट्रिप इज फ्लैट एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पे जो स्ट्रिप है बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहे, प्लेन रहे। अब यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है रिविट, रिविटेड। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब होता है, ध्यान से समझना, तुम देखी होगी, ठीक है, देखी होगी कि किसी चीज़ को जोड़ने के लिए ऐसे कांटी यूज करते, कील, ठीक है, तो कील को नीचे से ऐसे डाल के फिर ऊपर से पीट करके फ्लैट कर देते हैं, तो वो नीचे ऊपर से दोनों तरफ से फ्लैट हो जाता है और टाइटली इसको पकड़ लेता है, नहीं, उसी चीज़ को कहते हैं रिवेट, ठीक। तो वही देखो, वही वही करके जो है, वही करके ये पूरा जोड़ा गया है, यहाँ पे ये मारा गया है ना यहाँ, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि होल्ड द हैंडल ऑफ द बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन हैंड, हीट इट्स अदर एंड इन अ बुनसन फ्लेम फॉर 5 मिनट्स। हैंडल, लकड़ी वाला हैंडल पकड़ के और इसको जो 5 मिनट के लिए हीट करो। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप बेंड्स, मतलब बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो मुड़ने लगती है, जिससे कि ब्रास इज ऑन द आउटर साइड, ब्रास जो है वो बाहर की तरफ होता है, एंड द आयरन इन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड, ठीक है, समझा रहा हूँ, curve end. From this experiment, it is clear that when similar strips of brass and iron are heated through the same range of temperature, यानी सेम टेम्परेचर पे अगर आयरन और ब्रास का हम को हीट करते हैं तो ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड होगी आयरन की तुलना में। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप, और इसी के कारण, इसी अनइक्वल एक्सपेंशन के कारण स्ट्रिप्स बेंड होती हैं, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं समझाता हूँ, देखो क्या कहा है कि जब इसको 5 मिनट के लिए हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप मुड़ना शुरू हो जाती है, बेंड होने लगती है, ठीक है, जिससे कि ब्रास इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द आयरन, आयरन के आउटर साइड, आउटर साइड यानी ये ऊपर से ऐसे। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो, जो कॉपर होता है ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है हीट का, यानी हीट को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो जब हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंड भी ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो ये ऐसे ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, समझ में आ गया? अब तुम खुद सोचो कि अगर एक हिस्सा ऊपर उठने लगेगा ऐसे ऊपर, तो उसकी तुलना में दूसरा हिस्सा फ्लैट नहीं हो जाएगा, या ऐसा नहीं लगेगा कि वो अंदर है, इनर है। तो इसी वजह से जो ब्रास है वो ज़्यादा हीट, ज़्यादा एक्सपेंड करने के कारण आउटर साइड में आ जाता है, ऐसे हो जाता है, और आयरन उसकी तुलना में वो इनर ही रह जाता है, यानी कि वो अंदर ऐसे, समझ में आ गया? तो वही बोला है कि ब्रास इज ऑन आउटर साइड ऑफ द आयरन इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड एंड। बोलो, समझ में आ गया ये चीज़? ठीक, अब आगे, अब थर्मल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बात किया, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन का, इसको हम पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड का। अब पहला क्या है, ये अक्सर होता है, ये घरों में भी हम यूज करते हैं, दुकान वगैरह कहीं भी ये सारी चीज़ें होती है, कि अगर मान लो कोई बॉटल वगैरह है और उसका जो लिड है वो जम गया, लिड जम गया, और यहाँ पे तो नहीं, बट ठंडे रीजन में अक्सर ये चीज़ यूज किया जाता है, ठीक है। अब ठंडे जगहों पे क्या होता है कि मान लो कोई भी चीज़ है, खाने वाली चीज़, ढक्कन पहले ही जम जाता है, अब वो खुलेगा ही नहीं, हार्ड हो जाता है, खुलेगा ही नहीं, ठीक। तो उसको ओपन करने के लिए, ओपन करने के लिए इसको हम गर्म पानी, ये गर्म पानी है, इसमें ऐसे डाल देंगे, कुछ देर के लिए ऐसे उल्टा करके डुबा देंगे। तो जब डुबाए रहेंगे तो तुम्हें पता है कि ढक्कन किसका बना होता है, मेटल का, मेटल का बना होता है। तो जब डुबाएंगे गर्म पानी में तो वो धीरे 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 एक्सपेंड कर जाएगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो ढीला हो जाएगा, फिर आसानी से खुल जाएगा, समझ में आया? तो वही लिखा है
कि व्हेन यू आर अनेबल टू ओपन अ लिड ऑफ बॉटल, जब नहीं खोल सकते हैं तो इस पुट द लिड इन हॉट वाटर, तो गर्म पानी में उसको लिड को जो है डाल दो। लिड एक्सपेंड्स बिफोर द हीट रीचेज द बॉटल, यानी हीट जो है बॉटल तक नहीं पहुंचेगी, उसके पहले ही जो लिड है वो एक्सपेंड कर जाएगा, और जब कर जाएगा तो वो लूज हो जाएगा, जिसके कारण एक्सपेंशन के कारण लूज हो जाएगा, और इस प्रकार से हम उसको आसानी से खोल देंगे। आए समझ में? दूसरा क्या है, माउंटिंग ऑफ आयरन रिम ऑन वुडन कार्ट व्हील्स। ठीक, ये भी चीज़ होती है। अब इसका देखो, देखा होगा तुमने या फिर नहीं भी देखा हो, जो पहिया होता है, लकड़ी का जो पहिया होता है, जैसे कि रथ में या बग्गी में या बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती, उसमें भी टायर लगा होता है, लेकिन रथ का अभी भी जो पहिया है वो किसका, लकड़ी का ही होता है, नहीं बड़ा सा। तो जो लकड़ी का पहिया होता है, उस पहिए के ऊपर रिम लगी होती है, लोहे की रिम लगी होती है। ठीक है, क्योंकि केवल अगर लकड़ी रहेगा तो वो रोड पे चलते चलते ज़्यादा घिस जाएगा, रिम लगा होने से वो कम घिसेगा। ठीक, तो उस रिम को हम चढ़ाते कैसे हैं, उस रिम को हम उसके ऊपर माउंट कैसे करते हैं कि वो एकदम टाइटली पकड़ा रहता है, ढीला नहीं होता। आए समझ में? तो देखो, अगर सेम साइज़ का बनाएंगे तो फिर क्या होगा, सेम साइज़ का अगर बनाओगे तो वो ढीला हो जाएगा एक समय पे, एक समय के बाद। समझ में आया? तो जो रिम होता है उसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा बनाते हैं, छोटा साइज़। ठीक, अब छोटा साइज़ बनाए, उसके बाद में उसको हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो तुम्हें पता है कि रिम जो अगेन सॉल मेटल का है ना, तो एक्सपेंड करेगा। तो छोटा साइज़ हमने बनाया है, हमने उसे हीट किया, तो हीट करने के बाद वो बड़ा हो जाएगा। अब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में आराम से उस लकड़ी के पहिए के ऊपर फिट हो जाएगा। फिट हो गया, अब उसको छोड़ देंगे। जैसे 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 वो ठंडा होगा, वो सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो टाइट एकदम पकड़ लेगा टाइट, तो फिर वो दोबारा नहीं हिलेगा, नहीं निकलेगा। आए समझ में? ये चीज़ करते हैं। बोलो समझ गई कि नहीं? तो वही बोला है, वही लिखा है कि द आयरन रिम टू बी माउंटेड ऑन अ वुडन कार्ट व्हील हैज़ अ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर। अभी जो समझाया, क्या बोला कि आयरन रिम का जो डायमीटर उसको हम थोड़ा छोटा लेते हैं लकड़ी के पहिए से। अब आयरन रिम इज हीटेड टू रेड हॉट, उसको हीट किया जाता है भयंकर, जिससे कि एक्सपेंड कर जाए। देन लिफ्टेड बाई फायर टंग्स, फिर वही चिमटा वगैरह से उसको पकड़ के और उसको आराम से जो है वुडन व्हील के ऊपर फिट कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो डायमीटर तुम्हें पता है, हीट करोगी तो वो बढ़ जाएगा हीटिंग के कारण। अब इधर देखो क्या लिखा है कि कोल्ड वाटर इज पोर्ड, ठंडा पानी उसके ऊपर डालते हैं। ठंडा पानी क्यों डालते हैं? ठंडा पानी इसलिए डालते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। समझ में आ गया? ओवर द आयरन रिम इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स द वुडन व्हील वेरी टाइटली, तो बहुत कस के जो है वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, सिमिलरली द टांगा ड्राइवर, तांगा वही बसंती वाला है ना, शोले, तो तांगा ड्राइवर है, क्या नाम था आर्यन? आर्यन क्या नाम था? नहीं पता? बसंती नहीं था? गब्बर क्या कहता है? बसंती। और उसकी बसंती की जो वो तांगा खींचती थी उसका क्या नाम था? घोड़ा, घोड़ा था कि घोड़ी? घोड़ी। ठीक है, घोड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पता नहीं, पागल हो तुम, बताओ आर्यन, घोड़ी को क्या कहते हैं? हॉर्स, बहुत बढ़िया, हॉर्स, हॉर्सी, कुछ भी, गधा है। पागलो, ये होता है देखो, ये जो है दिस इज घोड़ा, और इसका होता है मेयर, MEYER, मेयर। ठीक है, घोड़ी, ये जानो। तो क्या, मेयर, एक मेयर
दूसरा होता है, ठीक है, चेयरमैन जो बोलते हैं एरिया का, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये मेयर, स्पेलिंग में भी अंतर होगा। तो उसकी घोड़ी का क्या नाम था? धन्नो। ठीक। तो वही कह रहा है कि अब मान लो वही बसंती के ही तांगा का बात हो रहा है कि द तांगा ड्राइवर यानी बसंती, वो हमेशा ठंडा पानी डालती है रिम के ऊपर, डालती रहती है। चल धन्नो, धन्नो चलेगी, वो ठंडा पानी डालेगी। क्यों? ताकि गर्मियों में, कब? गर्मियों में, जब अब देख ही रही हो ना कितना भयंकर गर्मी पड़ता है, तो दोपहर के समय, तो जब ज़्यादा हीट, ऐसे मान लो खड़ा हुआ है तांगा, खड़ा है बसंती, उसका वेट कर रही है, पैसेंजर्स का वेट कर रही है, तो तांगा तो खड़ा ही रहेगा, ऑब्वियसली हीट तो पड़ेगी उस पर। तो धीरे धीरे आयरन जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलने लगेगा। तो फैल के वो बाहर ना निकल जाए या ढीला ना हो जाए, इसके लिए बसंती उस पर समय समय पर ठंडा पानी भी डालती रहती है, जिससे कि वो ठंडा रहे और टाइटली पकड़ा रहे। आए समझ में? तो वही लिखा है कि दिस प्रिवेंट्स द आयरन रिम फ्रॉम लूजनिंग, यानी ढीला होने से, एंड इट्स ग्रिप ओवर द वुडन व्हील। समझ में आ गया? बोलो। अब आगे और ये क्या है? तो ये भी बड़ा ही कमाल का एग्जाम्पल है कि फिटिंग एन एक्सल इनटू अ व्हील। एक्सल को हम व्हील में कैसे फिट करते हैं? जैसे ये ट्रेन का वो पहिया है, ट्रेन का बोल सकती हो, या फिर जो गाड़ियों में जो रिम होता है उसका एक्सल होता है, इन सबको कैसे फिट किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो इसमें ये होता है कि जो ये रिम है, ठीक है, दिस इज रिम एंड दिस इज एक्सल। तो रिम का जो डायामीटर है ये छोटा होता है, रिम का डायामीटर छोटा होता है, और एक्सल का साइज देखो, एक्सल है ना हैवी, ये मोटा है, ठीक है, तो इसका डायमीटर अधिक होता है। तो फिर करते क्या है कि फर्स्टली डिप द एक्सल इनटू लिक्विड नाइट्रोजन। अभी भी पढ़ाया हुआ हूँ कि अर्थ पे फिलहाल सबसे ठंडी चीज़ क्या है? अर्थ पे अभी के लिए फ़िलहाल लिक्विड नाइट्रोजन है, जिसका टेम्परेचर अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और इसको नापते किससे हैं? कौन से वाले थर्मामीटर से? तो इसको भी बताया था, एल्कोहलिक थर्मामीटर से, है ना, उससे। तो फिलहाल अभी के लिए सबसे जो ठंडा चीज़ है दैट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन में इस एक्सल को ऐसे डुबा देंगे, समझी? तो जब इसको डुबा देंगे तो क्या होगा? जो एंड डूबा रहेगा वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब सिकुड़ेगा तो उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। फिर उसको इसमें आसानी से फिट कर देंगे, इसमें ऐसे आसानी ऐसे डाल दिए तो अंदर फिट हो गया। समझ में आया? अब जब फिट हो गया, फिर उल्टा अब गरम कर दो इसको। गरम करने के लिए गरम पानी डालो इस पे, या फिर कैसे भी गरम कर दो। नाउ वार्म द एक्सल। अब वार्म को, एक्सल को तुम गरम कर दो, वार्म कर दो। इट विल एक्सपेंड टू गिव अ टाइट फिट। जैसे जैसे ये हीट होगा, एक्सपेंड होगा, वैसे वैसे एकदम अच्छे से, ढंग से, बहुत बढ़िया से टाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दोबारा निकलने का चांस खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? लाइंग अ रेल ट्रैक्स। अब जो रेल ट्रैक्स वगैरह होती है उसको भी देखते हैं क्या लिखा है। रेल आर मेड ऑफ स्टील होती है ना, रेल, रेल किसको कहते हैं? गाड़ी को? गाड़ी को नहीं, रेल कहते हैं पटरियों को, ठीक है, पटरियों को। गाड़ी को तो इंजन बोलते हैं, है ना। तो रेल्स, वही कह रहा, पटरियाँ, जो पटरियाँ होती हैं वो स्टील की बनी होती हैं, विच एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक। इफ रेल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन। ठीक। देखो इसमें फिगर नहीं बनाया, मैं फिगर बना देता हूँ। मान लो कि जैसे ये ट्रैक है, अब तुमने देखा होगा, ठीक, तो ट्रैक, ये पटरियाँ हैं, तो इन पटरियों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस दिया रहता है, ये छोड़ा रहता है। अब इतना स्पेस क्यों छोड़ा रहता है? क्योंकि गर्मियों के टाइम में पटरियाँ जो है हीट के कारण
फैलती हैं। तो अगर पहले से ही इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा तो ये टाइट नहीं हो जाएंगी बिल्कुल, इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन यानी तनाव, ये बहुत एकदम टाइट हो जाएंगी, तन जाएंगी। तो तन जाएंगी अगर नीचे से इस पर कोई भी हल्का सा फोर्स लगा ना, एनी हाउ कैसे भी, भूकंप वगैरह कुछ भी से, तो ये पटरियाँ उखड़ जाएंगी, पूरा ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। और अगर उस टाइम पे कोई ट्रेन वगैरह जा रही है तो मे बी वो फेंका जाए, पलट जाए, यानी हादसा हो सकता है। समझ में आया? तो इस वजह से जो पटरियों के बीच में गैप दिया रहता है, जिसके कारण गर्मियों में ये एक्सपेंड करें तो भी एक दूसरे से टच ना कर पाए, इतना गैप आराम से छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? तो वही कह रहा है कि इफ़ रेल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो स्पेस, कि उनके बीच में अगर कोई भी जगह ना छोड़ें हम एक्सपेंशन के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो दे विल बेंड आउटवर्ड इन समर। वही समझाया ना कि ये बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे। दिस विल रिजल्ट इन द डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन। डीरेलमेंट मतलब कि ट्रेन जो है पटरी से उतर जाएगी, इस ये हो सकता है, घटना हो सकती है। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट इन बिटवीन द रेल्स, जिससे कि समर में ये गैप अपने आप जो है फिल हो जाएगा। ऐसे समर में क्या होगा, गैप कम हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, और ठंडी में बड़ा होगा, और आराम से जो ट्रेन इसके ऊपर जाती रहेगी, कोई डीरेलमेंट वगैरह नहीं होगा। आए समझ में? फिर अगला क्या है, माउंटिंग ऑफ ब्रिजेस। अब जो ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं ना, दोनों एंड पे ऐसे फिक्स नहीं कर देते हैं, हार्ड नहीं कर देते। अगर हार्ड कर देंगे, ये देखो ये ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी बात हो रही है केवल। तो प्लेटफॉर्म पे एक एंड जो इसका फिक्स होता है और एक एंड पे यहाँ रोलर लगा होता है, ठीक। अब रोलर लगा रहेगा और यहाँ गैप छोड़ दिया गया, दिख रहा है ना ये गैप। तो गर्मियों के टाइम में एक्सपेंड होगा ये ब्रिज, क्योंकि लोहे का स्टील का बना हुआ है, तो एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होगा तो आगे बढ़ना चाहेगा, तो जब आगे बढ़ना चाहेगा, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो रोलर उसको दे देगा स्पेस, चलो बढ़ जाओ। रोलर के ऊपर से ऐसे रोल करके आगे बढ़ जाएगा ना, जैसे ये है, ऐसे ये हो गया। तो इससे गैप भी क्रिएट है, तो गैप भी आराम से एडजस्ट हो जाएगा उसमें। ठंडियों में ये सिकुड़ेगा तो पीछे आ जाएगा, गर्मियों में आगे जाएगा, ठंडियों में पीछे ऐसे। समझ में आ गया? तो ये गैप आराम से एडजस्ट करेगा रोलर, तो भी इसका ब्रिज का कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेइंग ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर। ठीक। तो ये चीज़ देखा होगा आपने कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं या टेलीफोन वायर्स होते हैं, ये सारे ये थोड़े से हल्के जो है बिछाए जाते हैं। नहीं, हल्के क्यों बिछाए जाते हैं, क्या है, नहीं एकदम टाइट बिछा देते हैं। तो अगर एकदम टाइट इसको रखेंगे तो पता है कि ठंडियों में वायर सिकुड़ेंगे। तो जब सिकुड़ेंगे और पहले से ही टाइट रहेंगे तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और उस टेंशन के कारण वायर में ब्रेक टूट भी सकता है। समझ में आ गया? टूट जाए। अच्छा, गर्मियों में क्या होगा, अगर हल्के से मान लो वही चीज़, गर्मियों में तो ठीक है, अगर टाइट है तो गर्मियों में ठीक है कि वो लटक जाएगा हल्का सा, लेकिन दिक्कत तो ठंडियों में हो जाएगी ना कि टाइट होकर टूट जाए। इसी वजह से पहले से ही हल्का सा थोड़ा लूज वायर को बिछाते हैं, ताकि अगर ठंड में ये टाइट भी हो तो भी आराम से चल जाए, ब्रेक ना हो। समझ में आ गया? और इतना ज़्यादा भी लूज़ नहीं करते कि गर्मियों में और लूज़ हो करके नीचे एकदम पहुंच जाए, जिससे कि किसी को दिक्कत हो जाए। समझ में आया? तो इसीलिए खंभे की ऊंचाई ज़्यादा होती है कि नहीं? हाँ। तो ये चीज़ समझ गई कि नहीं? तो देखो क्या लिखा है, द मेटेलिक वायर्स एक्सपैंड ड्यूरिंग समर। समर के दौरान ये एक्सपैंड करते हैं और सैग डाउन मतलब लटक जाते हैं, ठीक है, झूल जाते हैं। दे मे कम इन कांटेक्ट विद अदर वायर। अब जिसके कारण वो हो सकता है, इधर देखो, जब ऐसे लटक जाएगा तो वायर जब लटक जाएगा, हवा ववा चलेगी तो ऐसे लहराएगा, और लहरा करके हो सकता है कि दोनों वायर एक दूसरे के साथ
टच ना कर जाए, अगर एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्रेक हो सकते हैं। विथ अदर वायर्स ड्यूरिंग स्टॉर्म कॉजिंग अ सीरियस ब्रेकडाउन, ठीक है। और जाड़े में क्या, कि दे कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा इसके बीच में, तो उसके कारण ये टूट भी सकता है। इसलिए व्हेन दीज वायर्स आर लेड इन समर, इनको जब गर्मियों में बिछाया जाता है तो दे आर केप्ट स्लाइटली लूज, तो हल्का सा ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे कि इट अलाउज कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू टेंशन। विंटर में जो है ये बिना किसी टेंशन के, बिना टूटे, ये आराम से विंटर को कर लेता है, झेल जाता है। बोलो। लेइंग ऑफ सीमेंट फ्लोर, जो सीमेंट फ्लोर होता है, जो हमारा छत वगैरह होता है, या ये फ्लोर हो गया, ठीक है, इनकी बात होने जा रही है। बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा है, कि सीमेंट फ्लोर्स इज नॉट लेड एज वन ब्लॉक, इसको पूरा ही एक ब्लॉक में नहीं बनाते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा स्पेस देते हैं। क्यों, क्यों समझते हैं, बिकॉज इट एक्सपेंड ड्यूरिंग समर, ये भी एक्सपेंड करते हैं, इनमें सरिया है, गिट्टी है, ये सारी चीज़ें ये भी एक्सपेंड करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर पूरा ही एक साइड से एक ही ब्लॉक में बना दी हो तो फिर एक्सपेंशन नहीं होगा ना, वो चीज़ एक्सपेंशन तो होगा, तो वो एक्सपेंशन जो है दूसरी साइड में वो क्या होगा, फिर से वही गैप ऑलरेडी वो है ही नहीं। तो फिर इफ़ देयर विल नॉट बी एनी स्पेस फॉर एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के अगर उसके लिए कोई जगह नहीं है, देन इट विल क्रैक, इसी की वजह से देखो छत वगैरह में क्रैक पड़ जाता है, छत में क्रैक पड़ जाता है, दीवार में पड़ जाता है, इसी के कारण। समझी। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए फ्लोर इज लेड इन स्मॉल ब्लॉक्स, तो जो छत वगैरह है या जो भी है उसको स्मॉल ब्लॉक में जो है ढालना चाहिए, ढलैया करनी चाहिए। लीविंग अ वेरी स्मॉल स्पेस इन बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहे, जिससे कि इट अलाउज फॉर एक्सपेंशन, हैंस द फ्लोर डज नॉट क्रैक, तो एक्सपेंशन जो है आराम से हो जाएगा, जिससे कि फ्लोर जो है क्रैक नहीं होगा। आया समझ में। और या फिर इनके बीच में जो है ग्लास वो डाल दिया जाता है, ग्लास की पट्टियाँ होती हैं शीशे का, तो वो भी करता है, अंदर एयर वगैरह रहता है वो भी उसके थ्रू निकल जाता है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ थिक ग्लास टम्बलर। अच्छा, ये चीज़ आपने शायद ना देखा हो, ठीक है। ये होता क्या है कि चाय की दुकान पे अक्सर जो चाय वाला गिलास होता है उनका, वो फूट जाता है, अक्सर फूटता है। और क्यों फूटता है, और ख़ासकर ठंडियों में ज़्यादा फूटता है, ऐसा क्यों। तो देखो, ठंडियों में ऑलरेडी सराउंडिंग का भी टेम्परेचर डाउन है, ठीक है। अब ग्लास वगैरह को धुल के ला के रखे हैं, अब धुल के लाए हैं तो और ठंडा हो गया है, ठंडे पानी से धुल के, ठंडा ही पानी रहता है, धुल के ला के रखे हैं उसको, तो हुआ क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स ग्लास के पूरे अभी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेट में है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेट में है। और जैसे ही उसमें अचानक से चाय डाला जाता है तो चाय कैसा है, चाय गरम है, और चाय जैसे गरम है तो उसके कारण क्या होगा कि नीचे तली वाला एरिया उस पे ज़्यादा हिट जाएगी ना पूरा, तो वहाँ से ये तुरंत एक्सपेंड करना चाहेगा, ऊपर वाले बेचारे अभी ठंडे स्टेट पे ही है, बस हो गया ना, जिसके कारण वही क्रैक पड़ जाएगा और ग्लास टूट जाता है। बोलो। तो क्या लिखा है, इट इज़ वेल नोन दैट if boiling hot water is poured into a thick glass tumbler, कि अगर कोई ग्लास ग्लास है, जैसे कांच का कोई ग्लास वगैरह है कुछ भी, उसमें हम बॉइलिंग हॉट वाटर, ये पढ़े थे ना ये चीज़ की, बॉइलिंग हॉट वाटर इसको डाला जाता है, तो इट क्रैक्स बिकॉज ग्लास इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे भी पढ़े हैं ना कि ग्लास जो है हीट का बहुत ही गंदा कंडक्टर है। दस द इनर सरफेस ऑफ द टम्बलर एक्सपेंड्स, वही बताया ना कि जो तली है, जैसे जो पेंदी है, ये ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर वाला एरिया भी वैसे ही ठंडा ही है,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि हीट का जो है, क्या हीट यूनिफॉर्मली फैल रही है? नहीं, अनइवन हो गया ना। ये एरिया ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, वे वैसे ही है। तो जब एक्सपेंशन में डिफरेंस आएगा तो उसी के कारण क्रैक पड़ेगी, और क्रैक से ही फूट जाता है। यही बात हो रहा है, समझ में आ गया? तो वही चीज़ लिखा है कि द इनर सरफेस ऑफ द टम्बलर एक्सपेंड्स मोर देन आउटर सरफेस, बाहरी वाले सरफेस से या अपर सरफेस, ड्यू टू दिस अनइवन एक्सपेंशन। ये जो अनइवन एक्सपेंशन है, अ स्ट्रेन बिल्डअप, स्ट्रेन मतलब तनाव, इनके बीच में एक तनाव पैदा हो जाता है ग्लास में, और ये स्ट्रेन एक क्रैक पैदा करता है उसी, और इस क्रैक के कारण ग्लास फाइनली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसी का कन्वर्स देखो उल्टा, कि इफ आइस इज प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर, तो मैंने आइस वाला ठंडे वाला एग्जांपल दिया था ना, कि अगर ग्लास में आइस रख दिया जाए, इट क्रैक्स बिकॉज इट्स इनर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट मोर देन आउटर सरफेस। अंदर वाला सिकुड़ जाएगा, बाहर वाला भी हीट पे ही है। तो ये गर्मियों में होता है, कि गर्मियों में मान लो ग्लास ऐसे रखा हुआ है बाहर, वो एकदम गर्माया हुआ है, ला के अचानक से उसमें तुम एकदम चिल्ड कोका कोला डाल दो या कुछ भी डाल दो, कोक, तो वो भी फूट जाएगा। आए समझ में? तो ये चीज़ बोलो। अब व्हाट इज दिस बाई मेटेलिक स्ट्रिप एंड फायर अलार्म? तो फायर अलार्म में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ये है, ऊपर ये आयरन है, और नीचे जो है ये हमारा ब्रास है या इनवार होगा। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं किसको है? तो ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, प्लेट्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल, दो डिफरेंट मेटल का प्लेट, विच आर रिवेटेड, रिवेटेड का मतलब समझ गई? अभी जो ही समझाया था कि कील मार के इसको पूरा अच्छे से ज्वाइन किया है एक साथ, रिवेटेड टूगेदर एट अ नंबर ऑफ पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इसको ठोक के फिक्स किया गया है, इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट स्लाइड ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड फ्रॉम बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बोलो क्या कह रहा है? इनको वही रिवेट कर दिया गया है जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें, या गर्म करने पर और या फिर ठंडा करने पर। ठीक है, ये चीज देखो क्या कह रहा है, ये फिगर हमारा फिगर जो है 5.15, ये दिखाता है कि ये जो है एक ब्रास इनवार। अब ये ब्रास इनवार क्या है, तो इसको याद कर लेना कि ये आयरन का ही एक एलॉय होता है। एलॉय समझती हो ना, कि जब एक से ज़्यादा मेटल एक साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो ये आयरन का एक एलॉय है। दिस इज बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन अ स्ट्रेट पोजिशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे दोनों ही सेम तापमान पे होंगे तो आराम से स्ट्रेट रहेंगे। ठीक, अच्छा, जब स्ट्रिप को हीट किया जाता है, व्हेन दिस स्ट्रिप इज हीटेड, तो देखो हीट करने पर क्या हुआ, हो गया ना, कौन आउटर साइड है, तो ब्रास एक्सपेंड्स मोर, तो ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा इनवार की तुलना में। तो this unequal expansion bends the strip such that the brass is on the outer side and the invar is on inner side of the bend। ठीक है, अब इसका मतलब वही अभी क्या बताए थे पीछे, कि दो स्ट्रिप है, ठीक है, दो स्ट्रिप है ये, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगी तो ये ऐसे उठ जाएगी, ये ऐसे उठ जाएगी, तो ये आउटर साइड में हो गया, और ये उसी के ऊपर माउंट किया है तो वो इनर साइड में हो गया। बोलो आए समझ में? तो यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, इसका उल्टा अगर ठंडा किया जाए तो, अब बताओ ठंडा करोगी तो फिर ज़्यादा कौन सिकुड़ेगा? क्यों? ऐसा नहीं होता, देखो, ऑन कूलिंग द बाई मेटेलिक स्ट्रिप बिलो द रूम टेम्परेचर द ब्रास कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन इनवार। देखो जो कंडक्शन होता है ना, वो सेम होता है। अगर कोई अच्छा एक्सपेंड कर रहा है हीट करने पर, तो वही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा कूल करने पर। आए समझ में? तो ब्रास हीट करने पर अच्छा एक्सपेंड किया था, तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी यही करेगा। तो अब उल्टा क्या है कि जब इसको ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ेगा,
तो इसकी तुलना में ज़्यादा सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा तो छोटा होगा, और छोटा होगा तो फिर छोटा होगा, मान लो ऐसे बड़ा था अब छोटा होगा तो फिर क्या होगा, इसको भी धर के मोड़ देगा, ऐसे बेंड कर देगा ना। आसान भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि मोड़ देगा। तो ये लो, तो अब जब ये सिकुड़ा है तो इनवार किधर हो गया, ऊपर। समझी ये चीज, बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक। तो यही है, अब इसको आप एकदम अच्छे से समझ लो कि अगर हीट करते हैं तो ब्रास आउटर साइड, ये कैसा बनता है, ये आउटर साइड, इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव ना, तो ये कॉनकेव हो जाएगा, जहाँ धंसा रहता है अंदर की तरफ, तो ये कॉन्वेक्स। इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स, इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, और इधर से देखेंगे तो कॉनकेव। ठीक है, तो कैसे भी करके याद कर सकती हो। तो ऐसा समझो कि हीट करने पर ब्रास कॉन्वेक्स साइड में हो जाता है, और कूल करने पर ब्रास कॉनकेव साइड, यानी धंस जाता है ऐसे अंदर की तरफ। बोलो समझ में आ गया? और इसी चीज़ का मेटल की बाई मेटेलिक स्ट्रिप के इसी क्वालिटी का यूज करके हम बनाते हैं ऑटोमेटिक फायर अलार्म। तो ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म कैसे काम करता है, तो ये देखो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, ठीक है, बैटरी यानी वो सोर्स जहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बेल है, और ये वाल है, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है हमारा, यहाँ माउंट है ये कील। अब इसमें जो अगेन ये करंट आ रहा है, ऐसे मेटल है ना पूरा, तो तुम्हें पता ही है कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इधर देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है यहाँ पर, ठीक। और ये एक वुडन बोर्ड है लकड़ी का, और इसके ऊपर फिक्स्ड है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। आए समझ में? अब ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे फिक्स है। तो देखो होता क्या है, ये फिक्स्ड एंड हो गया, और यहाँ पे ये भी कनेक्टेड। तो जब भी आग वगैरह लग जाएगी, जब आग वगैरह लग जाती है तो फिर क्या होता है, हीट होगा, और उस हीट के कारण इसमें एक्सपेंशन पैदा होगा। अभी तुमको पढ़ाया हूँ कि जब एक्सपेंशन पैदा होगा तो ब्रास जो है मुड़ेगा ऐसे। तो जब मुड़ेगा तो ये एंड जो अभी फ्लैट है, ये मुड़ के ये ऐसे ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा ना, ऊपर उठ के इसमें टच हो जाएगा, और जैसे ही टच हुआ तो देखो सर्किट कंप्लीट। अभी सर्किट कंप्लीट है, तो आंसर है नहीं, अभी सर्किट ब्रेक है। लेकिन जैसे ही ये टच हुआ सर्किट कंप्लीट हो गई, और सर्किट कंप्लीट तो बेल बजना शुरू। तो इससे पता लग जाता है कि हाँ आग वगैरह लग गया है। तो दिस इज पाई मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किसमें, ऑटोमेटिक फायर अलार्म। आए समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड में भी थर्मल एक्सपेंशन होता है। देखो अगेन ये भी पढ़े हैं कि लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप्स ऑफ देयर ओन, खुद का नहीं होता कोई शेप वगैरह। अ लिक्विड ऑलवेज अटेन द शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें इसको रखा जाता है, नहीं कंटेनर का ही शेप ले लेता है। सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड बोथ लिक्विड्स एंड कंटेनर अंडरगो चेंज इन देयर वॉल्यूम। बताओ, केवल लिक्विड ही एक्सपेंशन होगा? नहीं, जो बर्तन है वो भी तो एक्सपेंड करेगा। हम्म। The molecules of liquids are free to move in all directions within the liquids। अभी पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं घूमने के लिए। द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इट इज हीटेड। अब इधर देखो, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है वाइब्रेशन का, तो देखो वाइब्रेट करता है कोई चीज़ तो ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, तो ऊपर नीचे जब होता है तो ऐसे, तो ये जैसे मान लो ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज लाइन है, इस लाइन से ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना आएगा, तो यही है इसका एम्पलीट्यूड। यही एम्पलीट्यूड उस दिन दिखाए थे ना, तो यही है। तो एवरेज हीट करेंगे जैसे जैसे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो ये फिर जहाँ छोटा छोटा ऐसे वाइब्रेशन कर रहे थे ये बड़ा बड़ा वाइब्रेशन करेंगे ऐसे। तो जब बड़ा बड़ा वाइब्रेशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड
बड़ा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, वही चीज़ लिखा है। आए समझ में? द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर एंड नीड मोर स्पेस टू ऑक्यूपाई। अगेन, तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो फिर एक दूसरे को धक्का देंगे, ज़्यादा इस जगह घेरना चाहेंगे। तो जब धक्का देंगे, ज़्यादा घेरना चाहेंगे, तो फिर इसी के कारण तो फिर होगा एक्सपेंशन। ठीक है। दिस अकाउंट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स व्हेन हीटेड। इसीलिए लिक्विड बॉयल करती है, बॉयल करके बर्तन से भी बाहर निकलने लगती है, यही रीज़न होता है। ठीक है। ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। ये भी हमने पढ़ा है कि एक्सपेंशन सबसे अधिक किस में होता है, तो गैसेस में होता है। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में, है ना। तो इसका मतलब सॉलिड की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा लिक्विड में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और इनमें जो फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है। आए समझ में? अगला, तो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट लेंथ और एरिया। इनका कोई लेंथ और एरिया तो डेफिनेट होता नहीं है। बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना। बताया था कि मात्रा नहीं बढ़ेगी लिक्विड की, जितनी मात्रा है उतनी ही रहेगी, चाहे तुम किसी भी बर्तन में इसको पलट दो। तो दैट इज वॉल्यूम। दस द ओनली एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन। आए समझ में? अब ये देखो, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। देखो क्या कह रहा है कि इसमें एथाइल अल्कोहल भरा है। दिस इज एथाइल अल्कोहल। पढ़ाया था उस दिन, एथाइल अल्कोहल क्या होती है, वही दारू। ठीक, तो ये भरा हुआ है एथाइल अल्कोहल, इसमें भरा है पानी, और इसमें भरा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ठीक, और ये क्या है, हॉट वाटर। हॉट वाटर सेम लेवल पे भरे गए थे, जब साइड में रखे गए थे तो सेम लेवल पे भरे गए थे, तो इनको एक एक करके उठा करके एक साथ इसमें रखा गया। तो हॉट वाटर में इसको रख दिए एक साथ एक टाइम पे। तो जब रख दिए तो 5 मिनट बाद आके ऑब्जर्व जब किए, तो फिर क्या दिखा, तो हमें ये दिखा, ये कैपिलरी लगी हुई है और इस कैपिलरी में रीडिंग है। ठीक है, वो चीज़। तो हम ये देखते हैं कि इसका लेवल, तो ये अगेन क्या होगा, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो बाहर निकलना चाहेगा, तो कैपिलरीज के थ्रू रास्ता है ना, तो ये बाहर निकल के यहाँ तक इस लेवल तक ये चढ़ गया है। तो लिखा है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल, और ये इतना इंक्रीज हुआ है इनिशियल लेवल से। ठीक, वाटर में यहाँ तक आया है, इससे कम ही है, और ऑलिव ऑयल यहाँ तक। ठीक, तो इससे क्या समझ में आता है, तो इससे हमको कई बातें समझ में आती है। पहला कि लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि लिक्विड भी जो है, कोई से भी लिक्विड हो, वो एक्सपेंड करती है हीटिंग पे। और दूसरा बात क्या समझ में आई कि डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग होगी, और वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कम एक्सपेंड करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। समझ में आ गया? बोलो क्या लिखा है, डिफरेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। और ये किसके कारण, डेंसिटी। ऑयल, ऑलिव ऑयल गाढ़ा होता है, तो जब गाढ़ा होता है तो इतना ये थोड़ी एक्सपेंड करेगा। आए समझ में? यही चीज़। नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो सेम वही चीज़ कि गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका भी वॉल्यूम, अच्छा, इनमें भी कहाँ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनमें भी इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है गैसेस में। लेकिन इनक्लोज्ड वेसल में, जिस बर्तन में भर के रखे हैं उसका तो वॉल्यूम फिक्स है ना, कि बर्तनों बड़ा हो जाता है, बर्तन नहीं बड़ा होता। तो इसीलिए लिखा है कि बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम इन एन इनक्लोज्ड वेसल। तो जो मैं बोला हूँ, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि टर्म सेंटेंस कंप्लीट कहाँ हो रहा है। अगर इसको मैं इनक्लोज्ड वेसल ना बोलता फिर वो गलत हो जाता है, कि अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे ना, तो वो फिर वॉल्यूम डेफिनिट होगा ही नहीं, वो इनडेफिनिट हो जाएगा। समझ में आया? उड़ जाएंगे ना, इधर उधर चले जाएंगे। अगला, व्हेन द गैस इज हीटेड,
जब गैस को हीट करते हैं तो अगेन इसके मॉलिक्यूल तो और भी ज़्यादा मूव करते हैं, और ज़्यादा एरिया कवर करना चाहेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड द कोलिजन्स, कोलिजन मतलब अब मॉलिक्यूल जब तेजी से भागेंगे तो एक दूसरे के सामने भी तो आएंगे, तो जब सामने आएंगे तो क्या होगा, टक्कर होगी। तो कोलिजन्स मतलब टक्कर होता है। एंड द कोलिजन्स बिकम मोर वायलेंट, इनके बीच में जो टक्कर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भीषण हो जाती है। दस दे स्प्रेड अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए एक दूसरे से ये दूर भागते हैं, जिसके कारण इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, देखो, दस व्हेन द गैसेज आर हीटेड दे एक्सपेंड इन वॉल्यूम, तो इनमें भी कौन सा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है या क्यूबिकल, दैट इज दे हैव क्यूबिकल एक्सपेंशन। द फॉलोइंग, अब यहाँ से ये पता चलती है, और ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्या इसको घर पे कर सकती हो ट्राई, कि कोई सा भी बॉटल ले लो, ठीक है, चाहे कांच का हो, चाहे यही जो है पेप्सी वगैरह, कोई सा भी एक बॉटल ले लो और उसके खोपड़ी पे ऐसे लगा दो, बलून फिक्स कर दो, ठीक है, ये ऐसे बलून हो गया। अब इसके अंदर क्या भरी है, एयर। जब इसको फिट करोगी तो उस टाइम पे एयर ही तो अंदर रहेगी, तो अब इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, केवल एयर भरी हुई है। अब इसको गर्म पानी, पानी बॉयल ही होता है, ठीक, अब इसको उठा के इसके अंदर ऐसे डाल दो। तो जब इसके अंदर ऐसे डालोगी तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कि जब ये गर्म होगा, बॉटल गर्म होगा, तो बॉटल गर्म होगा तो इसकी एनर्जी अंदर भी जाएगी, और वही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो अगेन वही चीज़ है क्या, कि अब ये वॉल्यूम को एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो जिसके कारण ये भागेंगे। अब भागेंगे तो इधर मिल गया रास्ता ढक्कन की तरफ से इधर, तो ये आएंगे इस एरिया में, और इधर आएंगे तो फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जिसके कारण ये जो इनफ्लेटेड बलून है, ये हमारा डिफ्लेटेड बलून, ये हमारा इनफ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। समझे कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ होता है। हॉट वाटर में जैसे ही इसको डालते हैं तो ये फूल जाता है। अब इसको वापस से जैसे इसके अंदर निकालोगी, फिर ये ठंडा होगा। अब तुम्हें पता है कि जब ठंडा होगा तो फिर से वॉल्यूम कम होगा, गैसों का भी वॉल्यूम कम होगा, गैसों की एनर्जी घटेगी। तो वही गैस जो अभी ज़्यादा तेज़ घूम रहे थे, अब वो धीरे धीरे शांत होंगे। तो जब शांत होंगे तो फिर अगेन डी फ्लैट हो जाएगा। आए समझ में, तो दिस इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो यहाँ से हमें ये समझ में आती है कि गैसेस एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग, की इनमें भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन इन गैसेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड, देख रही हो, ज़्यादा होता है। तो वही बताया था कि यहाँ से एक्सपेंशन की अगर हम एक क्रम याद करना चाहें, ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन तो सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक होगा किस में, गैस में। उससे कम किस में होगा, तो उससे कम होगा आपका लिक्विड में। और सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में। क्या चीज़, तो थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, तो थर्मल एक्सपेंशन का ये ऑर्डर हो गया, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का क्या ऑर्डर होगा, तो अगेन सेम होगा। ठीक है, जो चीज़ जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज जल्दी से। क्या लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक, अब आगे एक एक करके क्या लिखा है, द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन मैटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से जो एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड होता है, तो हीट के कारण हुआ है ना, तो हीट के कारण हुआ है, तो इसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कई प्रकार से हो सकता है, ठीक है, एक तो हीट के कारण हुआ है तो थर्मल एक्सपेंशन कहलाया। अगर हम फोर्स लगा के एक्सपेंड करेंगे तो वो फिर अलग चीज़ कहलाएगी, ठीक है, वो अलग चीज़ कहलाएगा, वो प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, ये चार सारी चीज़ें। अगला, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो ये अभी बताए हैं कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट आता है दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, है ना।
अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सॉलिड क्या करता है? हीट करने पे एक्सपैंड होगा। अगर यहाँ कूलिंग होता तो कॉन्ट्रैक्ट लिख देती। ठीक, नेक्स्ट, द टांगा ड्राइवर पुट कोल्ड वाटर ओवर आयरन रिम ड्यूरिंग समर। तो क्यों समर? तो अभी वही चीज़ जो बताया है कि अगर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो जो वुडन व्हील है उसके ऊपर लगा हुआ रिम वो लूज़ हो जाएगा, इसलिए इसको ठंडा पानी डाल करके गर्मियों में उसको ठंडा रखते हैं। अगला, टू अवॉइड डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन। अब वही चीज़ कि ट्रेन जो रेल ट्रैक्स है वो डीरेल ना कर जाए